कक्षा 10वीं के दिसंबर के सिलेबस में एक अध्याय है दैनिक जीवन में रसायन। यह अध्याय अत्यंत ही रोचक है क्योंकि हम अपने दैनिक जीवन में रासायनिक यौगिकों का उपयोग बहुतायत में करते हैं। भले ही उस रासायनिक यौगिकों के बारे में हमें अधिक जानकारी हो या ना हो, लेकिन रासायनिक यौगिकों के बिना हमारे आज का जीवन संभव नहीं है। जैसे नमक, शक्कर, पानी, साबुन, ये सब रासायनिक यौगिक है। तो नमक और शक्कर के बिना तो हमें स्वाद का पता ही नहीं चलता है। कुछ अकार्बनिक रसायन हैं जैसे खाने का सोडा, बेकिंग पाउडर, जिसका उपयोग खाद्य सामग्री बनाने में करते हैं। जल को शुद्ध करने के लिए हम लोग जो ब्लीचिंग पाउडर डालते हैं, विरंजक चूर्ण, वो भी एक रासायनिक यौगिक है। घर को बनाने के लिए, मतलब भवनों को बनाने के लिए सीमेंट, कांच, प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसको पीओपी बोलते हैं, इसका उपयोग करते हैं, वो भी रासायनिक पदार्थ है। तो इस अध्याय में हम लोग इन्हीं सब रासायनिक पदार्थों के बारे में अध्ययन करेंगे कि इन रासायनिक पदार्थों का निर्माण कैसे होता है, उसका उपयोग क्या है। तो हमारा पहला यौगिक है जल। जल के बिना जीवन संभव नहीं है। तो जल हमारे पृथ्वी में लगभग 3/4 भाग पर है। फिर भी हमारे दैनिक जीवन के लिए जो जल है वो बहुत कम है। तो पृथ्वी पर जितने जल है, अगर हम उसको 100% माने तो लगभग 97% जल समुद्रों में है जो खारा होता है, और उसके बाद जो 2% जल है वो बर्फ़ के रूप में ध्रुवीय क्षेत्रों में है और पहाड़ों के ऊपर जमे हुए हैं, और जो 1% जल बचता है वही हमें समुद्र, नदी, झीलों में और हमारे दैनिक जीवन के लिए प्राप्त हो पाते हैं। तो इसलिए जल का उपयोग हमें सोच समझ कर करना चाहिए। मनुष्य के शरीर में भी लगभग 70% भाग जल होता है, और जल 3 अवस्था में पाए जाते हैं। पहला होता है ठोस अवस्था, जिसको हम लोग बर्फ़ बोलते हैं। दूसरा द्रव अवस्था, जिसको हम लोग जल बोलते हैं। तीसरा गैसीय अवस्था, जिसको हम लोग जल वाष्प के रूप में जानते हैं। तो जल का एक और ये गुण है कि इसके बर्फ़ का घनत्व, मतलब बर्फ़ का घनत्व जल के घनत्व से कम होता है। बर्फ़ का घनत्व होता है 0.9 ग्राम प्रति मिलीलीटर, और जल का घनत्व होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर 1 ग्राम प्रति मिलीलीटर। तो इस प्रकार जल हमारे लिए अत्यंत आवश्यक है। और जल के जो ये गुण हैं, जिसके कारण बर्फ़ का घनत्व जल के घनत्व से कम होता है और बर्फ़ जल में तैरता है। तो ये बर्फ़ जल में तैरते हैं, इसके कारण जो जल के अंदर रहने वाले जीव जंतु हैं वो लोग जीवित रहते हैं। जब ठंड बढ़ जाता है शीत ऋतु में, तो जल बर्फ़ जम जाता है और बर्फ़ जमकर ऊपर तैरने लग जाते हैं, और जल के अंदर नीचे जीव जंतु बचे रहते हैं, क्योंकि बर्फ़ ऊष्मा के कुचालक होते हैं। तो वो जल के अंदर की ऊष्मा को बाहर निकलने नहीं देते, जिससे जल धीरे धीरे ठंडा होता है और अंदर के जीव जंतु जीवित रहते हैं। साथ ही हम लोग ये भी जानते हैं कि जल अत्यधिक पदार्थों को अपने आप में घोल लेता है, इसलिए जल को बोलते हैं सार्वत्रिक विलायक, क्योंकि जल में अधिकांश पदार्थ घुल जाते हैं। तो हम लोग जल के बारे में एक और चीज़ जानते हैं कि आप लोग देखे होंगे कई जगह साबुन जल के साथ अच्छी तरह झाग देता है, और कई जगह के जल में साबुन अच्छी तरह झाग नहीं देते। तो साबुन के साथ झाग देने के आधार पर जल को 2 भागों में बांटा गया है, मृदु जल और कठोर जल। मृदु जल उसको बोलते हैं जो साबुन के साथ जल्दी झाग देता है, मतलब जल्दी और अधिक झाग देता है, तो उसको बोलते हैं मृदु जल। जैसे वर्षा का जल और आसुत जल मृदु जल के उदाहरण है। वैसे ही जो साबुन के साथ बहुत कम झाग देता है, या आप लोग देखे होंगे इसमें साबुन अवक्षेप के रूप में या थक्का के रूप में बाहर निकल जाता है, तो इस जल को बोलते हैं कठोर जल। तो अब आप लोग को समझ आ गया होगा, जो साबुन के साथ जल्दी और अधिक झाग देता है उसे मृदु जल बोलते हैं, और जो साबुन के साथ जल्दी झाग नहीं देता या कम झाग देता उसे बोलते हैं कठोर जल। अब अगला सवाल ये आता है कि जल कठोर क्यों हो जाता है, मतलब जल साबुन के साथ कम झाग क्यों देता है। तो जब जल में कैल्शियम और मैग्नीशियम के हाइड्रोजन कार्बोनेट, सल्फेट और क्लोराइड में से कोई भी लवण हो तो वह जल कठोर हो जाता है। तो कैल्शियम के हाइड्रोजन कार्बोनेट लवण मतलब कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, मतलब CaHCO3 2। कैल्शियम के सल्फेट मतलब कैल्शियम सल्फेट CaSO4। कैल्शियम के क्लोराइड मतलब कैल्शियम क्लोराइड CaCl2। ये 3 लवण हो गया कैल्शियम के। वैसे ही 3 लवण मैग्नीशियम के, जैसे मैग्नीशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट MgHCO3 और
मैग्नीशियम क्या होगा MgHCO3 साथ ही साथ मैग्नीशियम सल्फेट MgSO4, मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2। तो ये लवण होगा मैग्नीशियम के। तो कैल्शियम और मैग्नीशियम के इन 6 लवण में से कोई भी लवण हो तो जल हो जाता है कठोर। तो जल में जब हम लोग साबुन घोलते हैं, मतलब साबुन डालते हैं, तो साबुन उच्चवस्सी अम्लों का सोडियम लवण होता है। जैसे दिया है सोडियम स्टीयरेट, तो सोडियम स्टीयरेट का सूत्र होता है C17H35COONA। ये कोई साबुन का एक सूत्र है। तो जब इसको हम लोग जल में घोलते हैं तो ये मैग्नीशियम और कैल्शियम लवण के साथ अभिक्रिया कर अवक्षेप बना देता है, जो हमें साबुन के थक्का के रूप में दिखाई देता है। तो इसी कारण जल कठोर हो जाता है। तो इसके बारे में सूत्र आगे दिया भी हुआ है। जैसे जल में अगर हम लोग साबुन को डालते हैं तो साबुन के सूत्र है, देखो C17H35COONA, सोडियम स्टीयरेट। ये घुलता है और घुल कर क्रिया करता है कैल्शियम 2+ या मैग्नीशियम 2+, मतलब Ca2+ या Mg2A+, जिसको हम लोग M2+ के रूप में दर्शाए हुए हैं, जिसको M2+ के रूप में दर्शाया हुआ है, इससे क्रिया कर लेता है, इससे क्रिया करता है और बना लेता है अवक्षेप। देखो यहाँ पे ये या तो कैल्शियम के आयन से क्रिया कर लिया या तो मैग्नीशियम के आयन से क्रिया कर लिया। इसको दर्शाया गया है M के रूप में दर्शाया हुआ है, इससे क्रिया कर लिया और अवक्षेप बन गया और जल में सिर्फ बचा कौन, Na+। तो जब तक ये जो M2+ मतलब कैल्शियम 2+ या Mg2+ मतलब मैग्नीशियम 2+, ये जब तक जल में रहेगा तब तक जल कठोर होता है। इसलिए बहुत सारा साबुन व्यर्थ हो जाता है, क्योंकि बहुत सारा साबुन क्या बन गया, अवक्षेप बन गया। और जैसे ही ये ख़त्म होता है, जो मैग्नीशियम 2+ ख़त्म हो गया, कैल्शियम 2+ ख़त्म हो गया, अवक्षेप बन गया, तब उसके बाद साबुन तेज़ी से झाग देता है। तो हम लोग जान गए कि जल 2 प्रकार के होते हैं, एक मृदु जल और दूसरा कठोर जल। अब कठोर जल के कठोरता के भी 2 प्रकार हैं। जब कठोर जल को मृदु जल बनाने का प्रयास किया जाता है तो जल के 2 प्रकार होते हैं, एक अस्थायी कठोरता और दूसरा स्थायी कठोरता। तो अस्थायी कठोरता नाम से ही पता चल रहा है, ऐसा कठोर जल जिसके कठोरता को हम लोग दूर कर सके, उस जल को बोलते हैं अस्थायी कठोरता। तो ऐसे जल जो कठोर जल है जिसमें साबुन ज़्यादा झाग नहीं दे रहा है, तो उसके कठोरता को दूर कुछ विधियों से करते हैं। तो अस्थायी कठोरता कब होता है, तो अस्थायी कठोरता कैल्शियम और मैग्नीशियम के हाइड्रोजन कार्बोनेट के जल में घुले होने के कारण होते हैं। जैसे कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या मैग्नीशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, दोनों में से कोई एक जल में घुल गया है या दोनों घुल गया है, तो जल के जो कठोरता होगा उसको बोलते हैं अस्थायी कठोरता। तो अस्थायी कठोरता को हम लोग जानते हैं, जैसे घर में देखे होंगे पानी को गर्म करते हैं, तो पानी गर्म करने पर बर्तन के नीचे देखे होंगे सफ़ेद सफ़ेद कुछ पपड़ी जैसा जमा होता है। तो वो जो सफ़ेद सफ़ेद पपड़ी जमा रहता है वो कैल्शियम कार्बोनेट है। जो कैल्शियम कार्बोनेट जल में क्या रहता है, अविलेय मतलब घुलित नहीं रहते हैं। तो इस प्रकार हम लोग देख सकते हैं कि अस्थायी कठोरता को हम लोग पानी को गर्म करके दूर करते हैं। जैसे घर में देखे होंगे कपड़ा धोने से पहले पानी को गर्म कर लेते हैं, गाँव में चलते हैं, गाँव में देखे होंगे कि कोई कपड़ा धोना है बहुत सारा तो पानी को गर्म कर देते हैं, जिससे साबुन ज़्यादा झाग देता है। तो जब पानी को गर्म करते हैं तो जो जल के कठोरता है वो दूर हो जाता है। कैसे कठोरता दूर हो जाता है, उदाहरण दिया हुआ है। तो एक उदाहरण दिया है, जैसे कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, देखो CaHCO3 तो ये एक लवण है कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसके कारण जल कठोर हो जाता है, साबुन के साथ जल्दी झाग नहीं देता है। तो इसको हम लोग कर देते हैं गर्म, उबाल देते हैं। उबालते हैं तो ये 3 भागों में टूट जाता है। एक तो कैल्शियम कार्बोनेट, तो कैल्शियम कार्बोनेट जल में अविलेय होते हैं और नीचे तली में पपड़ी के रूप में जम जाता है। और क्या बनता है, H2O और कार्बन डाइऑक्साइड गैस के रूप में बाहर निकल जाता है। और इस विधि से जल कठोर रहता है, वो क्या हो जाता है, मृदु हो जाता है। तो इस प्रकार जल की कठोरता को दूर करने के लिए हम लोग पानी को उबाल सकते हैं। और जल की कठोरता को दूर करने के लिए उसमें मिला दिया जाता है चूने के पानी, कुछ मात्रा में चूने के पानी मिला देते हैं। नीचे सूत्र में दिया हुआ है, देखो कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसमें चूने का पानी मिला दिया, मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो कैल्शियम कार्बोनेट बन गया और बन गया पानी। तो ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है ये फिर से अवक्षेप के रूप में नीचे पपड़ी के रूप में जम जाएगा। तो इस प्रकार हम लोग अस्थायी कठोरता को गर्म करके या चूना के पानी डालकर दूर कर सकते हैं। लेकिन जल में कुछ ऐसे कठोरता भी होते हैं, कई ऐसे लवण भी होते हैं जिसको हम लोग दूर नहीं कर सकते, तो उस प्रकार की कठोरता को बोलते हैं स्थायी कठोरता।
परमानेंट हार्डनेस। तो स्थायी कठोरता कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट लवण के घुले होने के कारण होता है। ठीक है, जैसे कैल्शियम क्लोराइड या कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम क्लोराइड या मैग्नीशियम सल्फेट, अगर ये दोनों उसमें घुले हुए हो जल में, तो उसको उबालेंगे या चूने के पानी मिलाएंगे तो भी हम लोग उसको दूर नहीं कर सकते उसकी कठोरता को, इसलिए इसको बोलते हैं स्थायी कठोरता। कठोर जल के मृदुकरण की आधुनिक विधियाँ भी है। तो ये जो आधुनिक विधियाँ हैं इसमें हम लोग जानते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस, जिसको हम लोग बोलते हैं आरओ। आप लोग जानते होंगे आरओ। तो इस विधि में क्या किया जाता है, रिवर्स ऑस्मोसिस मतलब विपरीत परासरण विधि। तो परासरण किसे कहते हैं उसको हम लोग पढ़ चुके हैं कक्षा नवम में। परासरण में क्या होता है कि जल के अणु या तनु विलयन से विलायक के अणु अर्धपारगम्य झिल्ली से सांद्र विलयन के प्रभावित होता है। तो इस प्रक्रिया को बोलते हैं परासरण। जैसे हम लोग कक्षा 9वीं में पढ़े थे कि किशमिश को जब जल में डुबो दिया जाता है तो किशमिश फूल जाता है। क्योंकि जल के अणु किशमिश के अंदर चले जाते हैं, मतलब तनु विलयन से कहाँ चला गया, अधिक सांद्र विलयन में चला गया। तो इस क्रिया को बोलते हैं परासरण। लेकिन इसके क्रिया के विपरीत परासरण भी किया जा सकता है। जब उच्च दाब का उपयोग किया जाता है तो जो जल के अणु विपरीत बहाव करते हैं, जैसे सांद्र विलयन से जल के अणु कहाँ चले जाते हैं, तनु विलयन में। उल्टा हो गया क्रिया, पहले तनु विलयन से कहाँ जा रहा था, सांद्र विलयन में। लेकिन जब दबाव को बढ़ाया जाता है, उच्च दाब लगाया जाता है, तो अधिक सांद्र से जल के अणु कम सांद्र की ओर जाते हैं। तो इस प्रकार अर्धपारगम्य झिल्ली से जब एक तरफ से जल के अणु दूसरे तरफ जाता है तो जो अशुद्धियाँ होती हैं वो दूर हो जाती हैं। तो इस प्रकार अर्धपारगम्य झिल्ली का उपयोग करके कठोर जल से लवण के अणु को पृथक किया जाता है। तो इस विधि को बोलते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस। आजकल इसका उपयोग अधिक किया जा रहा है। इसी प्रकार दूसरा विधि भी है। दूसरा विधि को बोलते हैं आयन विनिमय विधि। तो इसमें आप लोग देखे होंगे रेफ्रिजरेटर फ्रीजर के पास ऊपर में लगे रहते हैं सिलेंडर जैसे लगे रहते हैं। तो वो रेजिन का बना रहता है, उसमें आयन भरा होता है। तो इस आयन युक्त पदार्थ से जब जल बहता जाता है तो कठोर जल रेजिन से गुजरता है। तो जल में जो Ca2+ रहता है और Mg2+ आयन रहता है, ये आयन Na+ आयनों के द्वारा क्या हो जाते हैं, विनिमय हो जाते हैं, मतलब अदला बदली हो जाते हैं। तो जो Ca2+ और Mg आयन है वो उसके बदले जल में Na+ आयन आ जाते हैं और Na+ आयन आने पर जल मृदु हो जाता है। तो इस प्रकार इस विधि में जो रेजिन है उसको थोड़े थोड़े टाइम बाद बदला जाता है। तो अब अगला टॉपिक आता है पीने योग्य जल। अब हम कौन से जल को पीने योग्य माने, पीने योग्य जल के लक्षण क्या है। तो पीने योग्य जल स्वच्छ, रंगहीन, गंधहीन और रोगाणुरहित होता है, रोगाणुरहित होना चाहिए। तो पीने योग्य जल प्राप्त करने के लिए कई शुद्धिकरण संयंत्रों में जल को शुद्ध किया जाता है। फिटकरी मिलाकर, व्यंजक चूर्ण मिलाकर, लाल दवा जिसको पोटेशियम परमैंगनेट बोलते हैं, क्लोरीन मिलाकर या पराबैंगनी अल्ट्रावायलेट किरणों द्वारा शोधन किया जाता है। प्रायोगिक कार्यों में भी शुद्ध जल की आवश्यकता होती है, जैसे गाड़ियों की बैटरी और मेडिकल क्षेत्र में अशुद्ध जल। तो जल के सबसे शुद्धतम रूप को बोलते हैं अशुद्ध जल, इसका उपयोग किया जाता है। और जल का उपयोग तो आप लोग जानते हो, बताने की जरूरत ही नहीं है। तो एक है उपयोग इसका आप लोग जानते हो, जिसमें पानी की विशिष्ट ऊष्मा अधिक होने के कारण इसका उपयोग भाप इंजन, बॉयलर, कूलर आदि में होता है। ये ठंडा करने में काम आते हैं, शीतलक के रूप में उपयोग कर लिया जाता है। और बाकी जल का उपयोग आप लोग जानते हो। अब आगे देखते हैं जल प्रदूषण। तो जल प्रदूषण क्या हो गया, तो स्वच्छ जल के अभी हम लोग गुण पढ़े कि स्वच्छ जल क्या होते हैं। स्वच्छ जल होता है रंगहीन, गंधहीन, रोगाणुरहित। तो कई बार जल के इन गुणों में परिवर्तन हो जाता है, कई ऐसे उसमें अवांछित पदार्थ मिल जाते हैं जिसके कारण जल के गुणों में परिवर्तन हो जाता है। तो इस जल के गुणों में परिवर्तन को क्या बोलते हैं, जल प्रदूषण। जैसे जल में ऑक्सीजन की कमी हो जाए तो जल के गुण परिवर्तन हो जाते हैं। जल में अगर ऑक्सीजन की कमी हो जाए तो जल में जो जलीय जीव रहते हैं वो जलीय जीव मृत हो जाएंगे। तो जलीय प्रदूषण, जल प्रदूषण के बहुत सारे कारण हैं और जल प्रदूषण को दूर करने की भी बहुत सारे उपाय हैं। तो इसको भी आप लोग अच्छी तरह जानते हैं। जैसे औद्योगिक अपशिष्ट युक्त जल का उपचार करने हेतु उद्योग में जल शुद्धि संयंत्र लगाना अनिवार्य किया जाता है। कीटनाशकों के उपयोग को नियंत्रित किया जाए, हानिकारक कीटनाशकों का उपयोग ना किया जाए भाई। मानवीय क्रियाकलाप को
आप लोग जानते हो जैसे नहाना, कपड़े धोना, पूजन विसर्जन, तो इस क्रिया में जल का प्रदूषण नहीं होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखना चाहिए। अब हमारा अगला यौगिक आता है साधारण नमक, कॉमन साल्ट, जिसका उपयोग हम लोग घरों में करते हैं। तो इस साधारण नमक को कहाँ से प्राप्त किया जाता है? तो इसको प्राप्त किया जाता है समुद्र के खारे पानी में। तो समुद्र के खारे पानी में एक प्रति लीटर में 1 लीटर को अगर हम लोग 1 लीटर जल को अगर वाष्पित करें तो उसमें से 30 से 35 ग्राम हमें नमक प्राप्त होता है। तो इसमें मुख्य रूप से क्या होता है? सोडियम क्लोराइड। तो साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या है? NaCl। तो नमक का निर्माण कैसे किया जाता है? तो नमक का निर्माण समुद्र के किनारे समुद्र के जल को पहले उथले गड्ढों में एकत्रित कर दिया जाता है और एकत्रित करने के बाद उसको वाष्पीकृत होने के लिए छोड़ दिया जाता है। अब वाष्पीकृत होता है तो कच्चा नमक बच जाता है और इस कच्चे नमक में तो अब लवण रहेगा, नमक वाला NaCl रहेगा, सोडियम क्लोराइड रहेगा, साथ ही साथ और कई लवण भी रहते हैं और रेत अशुद्धि के रूप में रहते हैं। तो इसको शुद्ध कर किया जाता है। जो नमक हमें प्राप्त होता है कच्चा नमक वाष्पीकृत करने के बाद, तो उसको शुद्ध किया जाता है। शुद्ध करके उसको क्रिस्टलीकृत करते हैं। तो जो समुद्र से नमक बनाया जा रहा है उस काम को, नमक बनाने के काम को सावधानीपूर्वक करते हैं और सतर्कता के साथ करते हैं ताकि नमक में जो अशुद्धियाँ हैं वो कम से कम हो और उसको दूर किया जा सके। तो नमक से जो अशुद्धियाँ हैं उसको दूर करने के बाद उसमें आयोडीन मिलाया जाता है, जिसको हम लोग आयोडीन युक्त नमक बोलते हैं। ये आयोडीन पोटेशियम आयोडेट के रूप में मिलाया जाता है, ठीक है। और हम लोग जानते हैं कि आयोडीन की कमी से क्या रोग हो जाता है? तो आयोडीन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? घेंघा रोग। तो विश्व के कुछ भाग ऐसे भी है जहाँ नमक के खदान हैं, ठीक है। तो ये नमक की खदान कैसे बना होगा? तो हो ना हो वहाँ पहले समुद्र रहा होगा, समुद्र सूख गया होगा तो अब नमक बच गया। तो नमक का उपयोग हमारे भोजन के लिए होता है। नमक का अधिक उपयोग करना भी हानिकारक है, कम उपयोग भी करना हानिकारक है। तो नमक की मात्रा अगर शरीर में अधिक हो तो उसको बोलते हैं, उससे उच्च रक्तचाप हो जाते हैं। अगर नमक की मात्रा कम है तो उससे निम्न रक्तचाप हो जाते हैं, मतलब हाई ब्लड प्रेशर या लो ब्लड प्रेशर। नमक की मात्रा अगर शरीर में अधिक है तो हाई ब्लड प्रेशर, नमक की मात्रा अगर शरीर में कम है तो लो ब्लड प्रेशर होता है। इसलिए उचित मात्रा में नमक हमारे शरीर में होना आवश्यक है। तो हम लोग कई खाद्य पदार्थों के रूप में उपयोग करते हैं, जैसे पैकेट बंद पदार्थ होते हैं, नमकीन होते हैं, कई कुरकुरे चिप्स आदि रहते हैं। तो वो जो कुरकुरे चिप्स होते हैं उसमें खाद्य पदार्थों में अधिक मात्रा में नमक होता है। तो जो अधिक मात्रा में नमक होता है वो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक होता है। अब नमक के उपयोग देख लेते हैं। तो नमक का उपयोग है खाद्य पदार्थों को खराब होने से बचाने के लिए नमक का उपयोग परिरक्षण के रूप में करते हैं, ठीक है। तो ये खाद्य पदार्थों में बैक्टीरिया की वृद्धि को रोकता है। देखे होंगे आप लोग अचार आदि बनाने में, अचार बनाते हैं तो बहुत सारा नमक डाल देते हैं जिससे वो ख़राब नहीं होता जल्दी। साधारण नमक का हमारे दैनिक जीवन में कई पदार्थ जैसे कास्टिक सोडा, बेकिंग सोडा, कपड़े धोने का सोडा, व्यंजक चूर्ण आदि के निर्माण में करते हैं। आगे देखेंगे नमक का उपयोग बेकिंग सोडा मतलब खाने का सोडा हम लोग उपयोग करते हैं, वैसी कपड़े धोने का सोडा, व्यंजक चूर्ण मतलब ब्लीचिंग पाउडर बनाने के लिए करते हैं। ये कच्चा पदार्थ है, इसी से बनता है बाकी सब। नमक और शक्कर को पानी में घोल कर हम लोग क्या बनाते हैं? ORS घोल बनाते हैं, ठीक है। ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन, जिससे शरीर में जल की मात्रा कम होने पर इसको क्या किया जा सकता है? दूर किया जा सकता है। तो इस प्रकार नमक हमारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हमारा अगला यौगिक आता है खाने का सोडा। तो खाने का सोडा तो उपयोग सब लोग जानते होंगे, बेकिंग सोडा बोलते हैं इसको। तो खाद्य पदार्थों को पकाते समय उसको स्पंजी बनाने के लिए हम लोग उसमें क्या डालते हैं? खाने का सोडा। जैसे घर में भजिए वजिए बनाते हैं तो उसमें बेकिंग सोडा डाल देते हैं, खाने का सोडा, जिससे वो स्पंजी बनता है। तो ये बेकिंग सोडा या खाने का सोडा का उपयोग हम बहुत तायत में करते हैं। तो इसका रासायनिक नाम पूछते हैं, खाने के सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो खाने के सोडा का रासायनिक नाम है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। याद रखना भैया, खाने के सोडा का रासायनिक नाम क्या है? बार बार प्रश्न पूछते रहते हैं पेपर में। तो खाने के सोडा का रासायनिक नाम है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, या इसी को सोडियम बाइकार्बोनेट भी बोलते हैं। तो आप लोग याद रखना। और सोडियम बनाने के जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनाने की जो विधि है उसको बोलते हैं साल्वे अमोनिया विधि। तो इसके लिए कच्चे पदार्थ के रूप में उपयोग किया जाता है सोडियम क्लोराइड मतलब नमक, पानी, कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया। ये चारों को मिलाकर बनाया जाता है अमोनियम क्लोराइड। जब चारों के बीच आपस में क्रिया होता है तो बनता है अमोनिया क्लोराइड और बनता है
सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, यही हमें चाहिए, इसी को बोलते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट। तो ये जो विधि है ये कहलाता है साल्वे अमोनिया विधि, जिसमें क्या क्या उपयोग किया गया, सोडियम क्लोराइड और पानी और कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया, ये चारों के द्वारा बना कौन, अमोनियम क्लोराइड, और क्या बन गया, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। और ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट ही हमें चाहिए। तो आप लोग याद रखना भाई इसको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के पीएच मान को हम लोग चेक कर चुके हैं। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का पीएच मान 7 से अधिक होता है, मतलब ये क्या है, क्षारीय है। तो इसका उपयोग अम्लीय विलयन को क्षारीय बनाने के लिए भी करते हैं। ठीक है, जैसे किसी के पेट में अगर अम्लता बढ़ गया तो एक चुटकी खाने का सोडा खा लो, ऐसे बोल देते हैं, जिससे पेट की अम्लता कम हो जाता है। तो खाने के सोडा को गर्म करते हैं, मान ले जाए हम लोग किसको गर्म कर दिए, खाने के सोडा मतलब NaHCO3, मतलब सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो क्या होगा, तो जब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को गर्म करते हैं NaHCO3, तो क्या बनता है, सोडियम कार्बोनेट बन गया, और बन गया पानी और कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाते हैं। ठीक है, जैसे मान ले जाए कोई रोटी बना दिया, रोटी बनाते समय उसमें डाल दिया गया खाने के सोडा को डाल दिया। अब खाने के सोडा को रोटी के आटा गूंथते समय उसमें डाल दिया है, तो अब उसको हम लोग पकाते समय गर्म करेंगे, गर्म करते हैं, खाने के सोडा भी गर्म होगा। तो खाने के सोडा गर्म होता है तो क्या बनता है, सबसे पहले सोडियम कार्बोनेट, उसके बाद बनता है पानी, और उसके बाद बनता है कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनकर उड़ जाता है। अब कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनकर उड़ गया तो उसका जगह क्या हो जाता है, खाली। अब उसकी जगह खाली हो गया, इस कारण रोटी क्या बन जाता है, स्पंजी। आप लोग देखे होंगे रोटी बीच में खाली खाली जैसे जगह दिखाई देते हैं, जिस कारण रोटी स्पंजी होता है। तो किसके लिए स्पंजी होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड वहाँ से निकल जाता है। अब देखते हैं खाने के सोडे का उपयोग। तो खाने के सोडा को बोलते हैं बेकिंग सोडा। और एक वैसी ही एक और पदार्थ आता है जिसको रोटी बनाने या बेकिंग पाउडर है, जिसको बेकिंग पाउडर बोलते हैं, जिसको खाने का सोडा में टार्टरिक अम्ल का मिश्रण मिलाया जाता है। मतलब जब खाने के सोडा मतलब बेकिंग सोडा में टार्टरिक अम्ल मिला दिया जाता है, टार्टरिक अम्ल मतलब H+, तब वो बेकिंग पाउडर कहलाता है। अब इसका भी उपयोग वही भोज्य पदार्थों को बनाने के लिए करते हैं। ठीक है, तो भोज्य पदार्थों को बनाने के लिए करते हैं भी, देख लो ये खाने का सोडा है, इसमें क्या मिला दिए, टार्टरिक अम्ल। टार्टरिक अम्ल से क्या मिलेगा, H+ आयन मिलेगा। तो क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनकर उड़ जाता है, और पानी और अम्ल का सोडियम लवण। ठीक है, तो ये कहलाता है बेकिंग पाउडर। इसका भी उपयोग आप लोग जानते हो, इससे इसके द्वारा जो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है गैस, वो बाहर निकल जाता है, और जो भी ब्रेड या केक बनाते हैं वो फूल जाते हैं, मुलायम होते हैं, स्पंजी होते हैं। साथ ही साथ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का उपयोग पेट की अम्लीयता, अम्लीयता मतलब एसिडिटी कम करने के लिए एंटासिड के रूप में उपयोग किया जाता है, मतलब प्रति अम्ल के रूप में। तो ये क्षारीय होता है, क्षारीय होने के कारण ये पेट की अम्लीयता को क्या कर देता है, कम। ठीक है, इसको आप लोग जानते हो। तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का उपयोग एसिडिटी को कम करने के लिए किया जाता है, किसके रूप में, प्रति अम्ल के रूप में। तो इसका उपयोग सोडा अम्ल अग्निशामक यंत्र में भी किया जाता है। तो अग्निशामक यंत्र के बारे में कक्षा सप्तम में हम लोग पढ़ चुके हैं, उसमें आप लोग देखे होंगे अग्निशामक यंत्र में क्या भरा रहता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट से अत्यधिक मात्रा में क्या मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस जल को बुझा देता है, इसलिए अग्निशामक यंत्र में इसका उपयोग किया जाता है। अगला यौगिक है कपड़े धोने का सोडा। हम लोग पढ़ चुके हैं, सबसे पहले पढ़े नमक, सबसे पहले पढ़े थे हम लोग जल, जल के बाद पढ़े नमक, नमक के बाद पढ़े खाने का सोडा, खाने के सोडा के बाद पढ़ रहे हैं अब कपड़े धोने का सोडा, जिसको हम लोग बोलते हैं वॉशिंग सोडा या वॉशिंग पाउडर ही बोल देते हैं। ठीक, इसका रासायनिक नाम क्या है, धावन सोडा भी बोलते हैं। धावन सोडा या कपड़े धोने के सोडा का रासायनिक सूत्र है सोडियम मतलब Na2CO3 10H2O। ठीक है, तो इसको प्राप्त करने के लिए सोडियम कार्बोनेट का उपयोग किया जाता है। सोडियम कार्बोनेट को पुनः क्रिस्टलीकरण करने से धोने का सोडा प्राप्त होता है। ये सोडियम कार्बोनेट है, सोडियम कार्बोनेट का क्या किया जा रहा है, क्रिस्टलीकरण। देखो सॉलिड है S, इसमें मिला दिया जाता है H2O के 10 अणु को। तो H2O के 10 अणु मिल गया तो ये क्या बन गया, धावन सोडा। कौन, सोडियम कार्बोनेट। तो ये धावन सोडा है भाई, इसका उपयोग तो हम लोग करते थे बहुत आयत में। ठीक है, तो जो यहाँ पे देखे होंगे आप लोग, यहाँ पे एक सवाल भी आता होगा कि यहाँ पे जो धावन सोडा है Na2CO3, इसमें हम लोग जल के अणु मिला रहे हैं, तो ये तो गीला हो जाता होगा। तो ऐसा नहीं होता गीला, ये क्रिस्टल के रूप में रहते हैं, अणु के रूप में रहते हैं। ठीक है,
तो ये अणु के रूप में होते हैं, जिससे विलयन के रूप में नहीं हो पाता भाई। नहीं तो विलयन हो जाएगा तो Na2CO3 उसी में घुला रहेगा, ऐसे पता चल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो जल है वो किसके रूप में है? अणु के रूप में, क्रिस्टल के रूप में जुड़ा हुआ है। तो ये सफ़ेद रंग के क्रिस्टलीय पदार्थ होता है जिसमें जल के अणु मुक्त नहीं होते हैं। मतलब जल के अणु किससे जुड़े रहते हैं? सोडियम कार्बोनेट से। तो किसी भी लवण के सूत्र में जल के निश्चित अणुओं की संख्या को क्रिस्टलन जल कहते हैं। जैसे यहाँ पे देखो, सोडियम कार्बोनेट एक लवण है, लवण के साथ क्या जुड़ गया? 10 जल के अणु जुड़ गया है, तो ये क्रिस्टलन जल कहलाएगा। क्रिस्टलन जल इसका क्या है? 10 है। तो धावन सोडा के क्रिस्टल को अगर हम लोग वायु में खुला छोड़े, जैसे आप लोग देखे होंगे घर में कपड़े धोने का जो निर्मा रहते हैं उसको अगर खुला छोड़ दे वायु में, तो देखे होंगे कि उसके जो झाग देने की शक्ति है वो कम हो जाता है। तो झाग देने की जो शक्ति है वो कम क्यों हो जाता है? क्योंकि जब हम लोग धावन सोडा के क्रिस्टल को वायु में खुला छोड़ते हैं तो उसके जल के जो 10 अणु हैं उनमें से 9 अणु बाहर निकल जाते हैं। यहाँ पे दिखाया गया सूत्र में देखो, जल के 10 अणुओं में से 9 अणु बाहर निकल गया। तो ये किस में बदल गया? आप सोडियम कार्बोनेट मोनोहाइड्रेट में बदल गया। ठीक है, तो इस गुण को बोलते हैं उत्फुल्लन। जब सोडियम कार्बोनेट जब धावन सोडा के क्रिस्टल को वायु में खुला छोड़ दिया जाता है तो उसके जल के 9 अणु बाहर निकल जाते हैं, जिससे वे सोडियम कार्बोनेट मोनोहाइड्रेट में परिवर्तित हो जाता है। इस घटना को बोलते हैं उत्फुल्लन। बार बार पूछते हैं इसको पेपर में, याद रखना भाई। इस क्रिया को बोलते हैं उत्फुल्लन। ठीक है, अब धावन सोडा के उपयोग तो आप लोग जानते हो, इसका उपयोग घरों में साफ सफाई के लिए किया जाता है। सोडियम कार्बोनेट का उपयोग और किस में किया जाता है? तो कांच, साबुन, वस्त्र और कागज उद्योग में भी होता है। जल की स्थायी कठोरता को दूर करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। अब कुछ सवाल है, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र और 2 महत्वपूर्ण उपयोग उधर बताया था मैं, पूछताछ है करके। उत्फुल्लन किसे कहते हैं अभी हम लोग पढ़े। और बेकिंग पाउडर किन यौगिकों का मिश्रण है? तो बेकिंग पाउडर भाई हम लोग पढ़ चुके हैं। बेकिंग पाउडर किन यौगिक का मिश्रण है? तो बेकिंग पाउडर खाने का सोडा और टारटरिक अम्ल का मिश्रण है। ठीक है, तो इस प्रकार ये भी यौगिक का भी काम खत्म होता है भाई। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसको आप लोग POP के रूप में जानते होंगे। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस रासायनिक रूप से कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट होता है। ये भी पूछते हैं भी, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका रासायनिक नाम है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, और इसका रासायनिक सूत्र है CaSO4 हाफ H2O, या इसको और क्या कर सकते हैं, CaSO4 2H2O भी बोलते हैं। ठीक है, तो दोनों में से कोई भी एक सूत्र लिख दो, एक ही है। इसे प्राप्त करने के लिए क्या किया जाता है? तो इसे प्राप्त करने के लिए जिप्सम से प्राप्त किया जाता है भाई। जिप्सम, जिसका रासायनिक सूत्र होता है CaSO4 2H2O। ये जिप्सम से क्या बनाया जाता है? POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो जिप्सम को गर्म किया जाता है, जब 100 डिग्री सेल्सियस में जिप्सम को गर्म किया जाता है तो उसके जल के 2 अणुओं में से जल के सिर्फ हाफ अणु बस बचता है, बाकी बाहर निकल जाता है, तब इसको बोलते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनाया जाता है? तो जिप्सम से बनाया जाता है। ठीक है, अब प्लास्टर ऑफ पेरिस एक सफ़ेद रंग का चूर्ण है। जब इसमें जल मिलाते हैं तो ये पुनः किस में बदल जाता है? जिप्सम में, और जिप्सम बहुत कठोर पदार्थ है। तो इस देखे होंगे आप लोग, जब प्लास्टर ऑफ पेरिस में जल मिला देते हैं, उसको छोड़ दिया जाता है तो वो तुरंत कठोर हो जाता है। कठोर होकर जो पदार्थ बनाता है उसको फिर से क्या बोलते हैं? जिप्सम। ठीक है, तो जिप्सम को गर्म किए तो बन गया प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस में जब फिर से जल मिला दिया जाए तो बन गया फिर से जिप्सम। तो ये कहलाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग भी आप लोग जानते होंगे। कभी हाथ वाथ में फ्रैक्चर हो जाते हैं, हड्डी टूट जाती है, तो हड्डी को सही स्थिति में स्थिर रखने के लिए उसके ऊपर क्या चढ़ा दिया जाता है? प्लास्टर चढ़ा दिया जाता है। तो किसका? प्लास्टर ऑफ पेरिस का। और मूर्ति और खिलौने बनाने में भी प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग करते हैं। कई साँचे रहते हैं, मॉडल बनाए रहते हैं, वो भी प्लास्टर ऑफ पेरिस के बनाते हैं। जो चाक उपयोग करते हैं ब्लैक बोर्ड में, वो भी किसका बना रहते हैं? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस से बने मूर्तियों को अगर तालाब में विसर्जित कर दिया जाए, जल प्रदूषित हो जाते हैं। ठीक है, क्योंकि ये अब घटित नहीं होते तुरंत। तो अगला रासायनिक यौगिक है विरंजक चूर्ण, जिसको बोलते हैं ब्लीचिंग पाउडर। आप लोग सब देखे होंगे ब्लीचिंग पाउडर। गाँव में कुओं में अक्सर ब्लीचिंग पाउडर डालते रहते हैं पानी को शुद्ध करने के, जल को शुद्ध रखने के लिए। तो विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम होता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड।
ठीक है। इसे चूने के क्लोराइड भी कहते हैं, क्योंकि इसे बनाने के लिए क्या क्या उपयोग किया जाता है, बुझा हुआ चूना। तो बुझा हुआ चूना लिया जाता है और उसमें ऑक्सीजन गैस प्रवाहित किया जाता है, तो बनता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, मतलब ब्लीचिंग पाउडर। देख सकते हैं सूत्र, बुझा हुआ चूना मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉलिड में लिया गया है, उसमें क्लोरीन गैस प्रवाहित किया गया। जब क्लोरीन गैस प्रवाहित किया गया तो जल बाहर निकल जाता है गैस के रूप में, और बचता क्या है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। यही बुझा हुआ, यही विरंजक चूर्ण है। ठीक है, तो ये बुझे हुए चूने से बन गया क्या, विरंजक चूर्ण, ब्लीचिंग पाउडर। तो ये ब्लीचिंग पाउडर देखे होंगे आप लोग, थोड़ा पीला पीला टाइप के दिखता है और एकदम इसमें क्लोरीन की तीक्ष्ण गंध होता है। ठीक है, जब इसको वायु में खुला छोड़ देते हैं तो ये वायु के कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया कर लिया। ठीक है, जब इसको वायु में खुला छोड़ देते हैं कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड को, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड के साथ क्रिया कर लेता है और बना देता है कैल्शियम कार्बोनेट और क्लोरीन गैस। तो ये जल को शुद्ध करने के उपयोग में आते हैं भाई। तो इसका उपयोग है वस्त्र उद्योग में, सूती कपड़ों के विरंजन में। तो ये कलर को गायब कर देते हैं, कपड़ों के रंग को उड़ा देते हैं, विरंजन की क्रिया से निकलने वाली क्लोरीन गैस के कारण होती है। तो कागज उद्योग में काष्ठ के लुगदी के विरंजन में, ठीक है, पीले वाले जल को रोगाणु मुक्त करने में भी इसका उपयोग किया जाता है। तो इस प्रकार ब्लीचिंग पाउडर आप लोग को समझ आया होगा कि इसको बनाते कैसे हैं।